हेलो टुडेज़ टॉपिक इज़ द हार्डे-वेनबर्ग्स थ्योरम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो दो साइंटिस्ट थे हार्डे एंड वेनबर्ग, उन्होंने जीनोटाइप टू एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये भी एवोल्यूशन के लिए एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको उन्होंने मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। था कौन? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। In 1908, two scientists, Godfrey Hardy and William Weinberg, who was a German physician, इन दोनों ने, यानी एक मैथमेटिशियन था और एक फिजिशियन था, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो इंडिपेंडेंटली काम किया था इसके ऊपर, थ्योरम के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने एक मैथमेटिकली रेशो जो है वो फाइंड आउट की थी, किसके लिए, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था रिलेशनशिप रिलेटेड टू जीनोटाइप्स टू एलील फ्रीक्वेंसी, कि कैसे जो रिलेशनशिप है जीनोटाइप का वो एलील फ्रीक्वेंसी के साथ है। ठीक हो गया, यानी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था और उसके साथ उन्होंने एलील फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक्सप्लेन किया था किसी भी पॉपुलेशन की। स्टेटमेंट इनकी थ्योरम की देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि इन अ लार्ज रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन है जो ब्रीड कर रही है रैंडम, एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स द सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ सम कंडीशन। इनकी जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इन द एब्सेंस ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस की गैर मौजूदगी। ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि एक एरिया है जिसमें एक पॉपुलेशन ब्रीड कर रही है रैंडमली, वहाँ पर उनकी जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी जब तक कि ये वाली कंडीशंस वहाँ पर नहीं होंगी। कौन सी कंडीशन है वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने एलील फ्रीक्वेंसी की बात की है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम देख लेते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी है क्या। एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एलील क्या होते हैं? एलील एक्चुअली अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होती है। ठीक है। जीन क्या होता है कि ये हमारे पास स्पेशल कोडेड पार्ट होता है डीएनए का, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैरी करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो है वो 28,000 जीन्स है। ठीक है, 28 to 30,000 जीन्स है, और हर एक जीन का अपना काम है बॉडी के अंदर के डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो डेवलप करना। जैसे कि आई कलर है, स्किन कलर है, हाइट है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आ जाती है, जो डिजीज़ होती हैं, या फिर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो गई, ये वो सारा कुछ। ठीक है। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बनाना, वो इस जीन का काम होता है। अब जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर है। इनमें से जो 23 पेयर हैं उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें से 23 जो होते हैं वो आते हैं फादर की साइड से, और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाते हैं मदर की साइड से। ठीक हो गया। अब हमारी जो यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मदर और फादर के जो जीन्स होते हैं या जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एक मिक्सचर होते हैं। ठीक हो गया। हम अपनी मदर से हाफ़ कैरेक्टर मदर से लेते हैं और हाफ़ कैरेक्टर फादर से लेते हैं। अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑर्गेनिज्म को जीन्स ट्रांसफ़र हो गए विद द क्रोमोसोम्स की कॉपी की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स लोकेट कर रहे होते हैं स्पेशल एरिया में क्रोमोसोम के ऊपर, जिसको हम लोकस का नाम देते हैं। लोकस पे पाए जाते हैं जीन। अब जीन जो है उसकी सम टाइम पे वैराइटीज़ होती हैं, उसकी उसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो उसको हम अलील कहते हैं। अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, यानी जीन की जो कापीज़ हैं या वैराइटीज़ हैं उनको हम अलील का नाम देंगे। ठीक हो गया। जैसे हमारा आई कलर है, वो जीन है, एक जीन जो उस कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। अब उसके लिए हमारे पास अलील कौन कौन से हैं? ब्लू
कलर का एलील है, ग्रीन कलर का एलील है, ब्लैक कलर का एलील है, हेज़ल का है, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से जो हमारी स्किन है उसके लिए जैसे डार्क है या फेयर है या लाइट है या पिंकिश वाइट है, ठीक है, येलोइश वाइट है, तो ये इस तरह से भी क्या है कि वो मल्टीपल जीन्स है हमारे पास जो कि इन्वॉल्व हैं, उनको हम एलील कहते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जो है वो 3 एलील आ जाते हैं। सेम इसी तरह से हर एक बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे, जैसे हेयर कलर के लिए बहुत सारे एलील हैं हमारे पास, तो इनको हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि एक जनरेशन है, एक पॉपुलेशन है, वो किसी एक ख़ास एरिया में रह रही है, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन यानी जनरेशन टू जनरेशन जो उनके कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, या एलील की फ्रिक्वेंसी है वो सेम ही रहेगी जब तक कि कुछ कंडीशंस उस एरिया के अंदर अप्लाई नहीं हो। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशन की बात की है कि जिनकी एब्सेंस में कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स कि अगर वो होंगी तो फिर जो एलील की फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ चेंज इन द डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर कोई भी चेंज आएगा उसका म्यूटेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो वो म्यूटेट कर गया, ठीक है। तो जब म्यूटेशन होगी तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको एब्सेंस ही होना चाहिए उस एरिया के अंदर, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो म्यूटेशन द एलीलिक फ्रिक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, ये जितनी भी कंडीशंस है ये सारी एवोल्यूशन काज करती हैं, ठीक है। अगर ये वाली किसी एरिया के अंदर अप्लाई होंगी तो वहाँ पर एवोल्यूशन होगी, अगर ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी तो वो वहाँ पर एवोल्यूशन नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यानी जो एलील की फ्रिक्वेंसी है फिर वो कांस्टेंट होगी। चलिए फिर हम उसी के कांस्टेंट के लिहाज से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। म्यूटेशन को एब्सेंट होना चाहिए, उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी नेचर सेलेक्ट ना करे कि किस ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव करना है, या कौन सा कैरेक्टर जो है वो इन्हेंस होना चाहिए और कौन सा कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो इन्फिनिट लार्ज पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, आल मेंबर ऑफ दी पॉपुलेशन जो है वो ब्रीड नहीं करने चाहिए, आल मैटिंग इज़ टोटली रैंडम नहीं होनी चाहिए, everyone produces the same number of offspring, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो माइग्रेशन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, किसी किस्म की कोई माइग्रेशन भी इस एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इट मीन्स कि एलील की फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक हो गया। पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे किसी और पॉपुलेशन ने इन नहीं होना उस एरिया के अंदर। जब इन हो जाएगी तो इट मीन्स कि वो अपने कैरेक्टर अपने जीन्स लेके आएगी, यहाँ पर ऑब्वियसली फिर यहाँ के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीड करेगी, तो फिर वो क्या करेगी, नए ऑर्गेनिज्म बनाएगी, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि जो हम कुछ जो जीन्स होते हैं वो फ्रेटर्नल साइड से रहते हैं, कुछ मैटर्नल साइड से रहते हैं, ठीक है, उनका ब्लेंड होता है। तो मदर अगर बाहर से आई है या फादर आया है तो उसके अपने कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इस एरिया के लोग जो थे वो फेयर कलर के थे, ठीक है, बाहर से कोई पॉपुलेशन आ गई है जो कि ब्राउन कलर के, ब्राउन स्किन के साथ है, तो फिर वो जब आएंगे यहाँ पर ब्रीडिंग होगी उनकी, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग हैं फिर वो क्या बनेंगे, वो उनका मिक्सचर ही बनेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के कैरेक्टर्स जो हैं फिर वो शफल होंगे, चेंज होंगे। जब तक ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगी। वही क्लियर कट कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो जैसे टॉल हैं सारे तो टॉल ही रहेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी टॉल थे, तो जो जनरेशन होगी नेक्स्ट वो भी टॉल ही रहेगी और हमेशा टॉल ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, आप यूरोप के एरिया को देखें तो सॉरी ऑस्ट्रेलियन रीजन को, तो वहाँ पर आपको जितने भी वहाँ की पॉपुलेशंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो सारे लंबे नज़र आते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है क्योंकि सारा वहाँ पर इतनी मिक्सिंग नहीं हुई है। हम एशिया के अंदर आ जाते तो एशिया के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको फेयर स्किन के लोग भी मिलते हैं, ब्राउन स्किन के भी मिलते हैं, डार्क स्किन के भी मिलते हैं, ठीक हो गया। तो एक तो जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कैरेक्टर्स जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इंड्यूस हो जाते हैं, प्लस उसके अलावा कुछ क्योंकि बाहर से जो है ना ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान, तो इस एरिया में क्योंकि ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश जो है वो अपने कैरेक्टर्स ज़्यादा, उनकी फेयर स्किन थी, यहाँ पर आके उन्होंने जो है वो जब ब्रीडिंग हुई, रिप्रोडक्शन हुई, तो फिर वो ज़्यादा शादियाँ जिस तरह से हो गई हैं एशियन लोगों के साथ करनी है, एशियंस ने उनके साथ, तो इस तरह से उनके जो बच्चे हैं उनमें कलर का भी और मिक्सर हो गया, और उसके अलावा जो है वो कैरेक्टर्स भी जो है वो चेंज हो गए, जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होना शुरू हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास हार्डे वैनबर्ग थ्योरम के जी
एलीलिक फ्रिक्वेंसी तभी कांस्टेंट रहेगी जब ये वाली कंडीशंस जो हैं वो किसी एरिया के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं होगी उसकी पॉपुलेशन पे। अब इन्होंने मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया कि इन्होंने कहा कि पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, यानी पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर को कांस्टेंट होना चाहिए। उसमें पहली जो हमारे पास आ जाती है वो P जो है दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ये हमारे पास जो एलील हैं जिनमें डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अब हमने ये भी देखना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर एलील कौन से होते हैं। ये वो एलील होते हैं जिनके कैरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और वो डोमिनेंट होते हैं, यानी वो अपीयर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे कि टॉल और डवार्फ का जब क्रॉस होगा तो जो टॉल का कैरेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे पॉपुलेशन जो वो क्या होगी, टॉलर होगी। ठीक हो गया। रिसेसिव एलील वो होते हैं जो कि हाइड जिनका जो इफेक्ट होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन में हाइड हो जाता है, अपीयर होगा आगे जाके कहीं पर, लेकिन उसमें फिर कंडीशन होमोजाइगस होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो ये रिसेसिव एलील हो गया और PQ हमारे पास हेट्रोजाइगस एलील आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है उसका किसी एक गिवन एरिया के अंदर पॉपुलेशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट जो है वो दो ही किस्म के कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर हैं, या तो डोमिनेंट एलील होगा या फिर कोई रिसेसिव एलील होगा। यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा नहीं होंगी एलील की। इसको हम एक इक्वेशन के ज़रिए भी सॉल्व करते हैं कि एक एरिया है उसके अंदर की पॉपुलेशन 1000 है। कुछ टाइम के बाद जब ये पॉपुलेशन 2000 हो जाएगी तो स्टिल उसको कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उसके कैरेक्टर्स को, उसके एलील की फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी देखते हैं कि किस तरह से होगी। 1000 की पॉपुलेशन है, उनमें से 600 जो हैं वो आ जाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म और 400 जो है वो रिसेसिव आ जाते हैं। तो इनकी रेशो हमारे पास बनती है 3:5 बनती है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 2000। इन केस अगर 2000 हो गए तो फिर हम देखते हैं कि क्या रेशो होगी इसकी। 3x प्लस 5x हमारे पास 8x हो जाता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 250। अब हमने इसको 250 को यानी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है। तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 750 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 250 हमारे पास कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब हम इसको प्लस करते हैं तो 2000 बनता है। इट मीन्स के पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास 2000 भी होगी तो फिर भी वो कांस्टेंट ही होगी। सो जी दिस वाज ऑल अबाउट द हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम। और भी जो है वो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क मी in the comment section. Subscribe and share my channel. Thank you. Allah Hafiz.